बेटा सुनो ध्यान से, अब आ जाओ हम लोग वोकैबुलरी में चलते हैं, और एक ऐसा सेक्शन है वोकैब का जो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है, और वो है लीगल टर्म्स से रिलेटेड। बात क्या है ना, जो लॉयर्स होते हैं, देखो हमारे एक तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पता नहीं पागल क्या बैठे हुए हैं लोग। एक क्वेश्चन तो कई बार वो इंस्ट्रूमेंट से देते हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिर एक आध क्वेश्चन तो ज्योग्राफी वाले हो जाते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले। इसीलिए आ जाओ सबसे पहले हम लोग इसमें देख लें कि क्वेश्चंस आते कैसे। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस आपके वॉल्यूम 2 से भी मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना कि जो लीगल टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कारण क्या, वहां पर मे और विल का भी बहुत भयानक डिफरेंस होता है। चलिए देखो, तो चलिए देखो ध्यान से। He was hanged to death। बेटा ध्यान से सुनना, जानते हो क्या हुआ था? पहले लॉ में लिखा था hanged to death। हुआ क्या, जब एक आदमी को जब फांसी पर चढ़ाया गया तो फांसी पर चढ़ा के तुरंत उसको उतार दिया। क्यों? बोला कि भाई जो लॉ का जो ऑर्डर था कोर्ट का वो भी मान लिया गया और ये भी बच गया। तब समझ में आया कि ना ना, हैंग टू डेथ से तो लोग क्या करेंगे ना, बस उसके बाद करके उतार देंगे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कहा हैंग टू डेथ नहीं, हैंग्ड टिल डेथ होगा। हैंग्ड टू डेथ नहीं होगा, हैंग्ड टिल डेथ होगा। क्यों? तब तक लटकाए रखो जब तक मर ना जाए, ठीक है। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, इसका कहां है 2 लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, इसी से रिलेटेड मैं 2-3 वर्ड्स और समझा दूं। कोई व्यक्ति अगर भूख से मर गया तो कहेंगे ही स्टार्व्ड टू डेथ, मतलब भाई भूख से पहुंच गया कहां, टू डेथ। ओके, देन किसी का बहुत खून बहा और वो मर गया, तो ब्लीड का मतलब होता है खून बहना। तो मैं कह सकती हूं ही ब्लेड टू डेथ, ठीक है। किसी को गला घोट के मार दिया गया हो तो वो पैसिव वॉइस बनेगा, उसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन यही तो कहोगे ना, ही वॉज स्ट्रैंगल्ड, ही वॉज स्ट्रैंगल्ड टू डेथ। देख रहे हो, टू डेथ आराम से चल रहा है। किसी का सांस रोक के चेहरे पे जैसे तकिया उकिया रख के मार दिया, यानी उसका सांस ही नहीं ले पाया वो, फिर तो ही वॉज स्मॉदर्ड टू डेथ, है ना। गला घोट के मारना, ये गला घोट के मारना, सांस घोट के मारना स्मॉदर्ड, पीट पीट के मार देना ही वॉज बीटन टू डेथ, भारी चीज से पीट पीट के मार देना तो ब्लजन्ड टू डेथ। यानी सब सही है, कुछ लिखना नहीं, कुछ मत लिखना, सब लिखा हुआ है, सब सही है। तो फिर टू डेथ यहां क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पे हमारे जज साहब मूर्ख बन गए उन्होंने कहा अच्छा हमें मूर्ख बनाया जा रहा है तो चेंज करो इसको, हैंग्ड टिल डेथ करो, मतलब जब तक मरे नहीं तब तक, ठीक है। देखो, ब्लजन का मतलब भारी चीज से पीट के मार दिया, बीटन पीट के मार दिया, स्टार्व्ड भूखे मर गया, इतना खून बहा कि मर गया, गला घोट के मार दिया और सांस घोट के मार दिया। देखो समझ में आया। अब आओ नेक्स्ट, द एग्रीमेंट इज वैलिड। एग्रीमेंट जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो वैलिड है क्योंकि हमारा लॉ ने हमेशा से ही प्रोहिबिट किया है ऐसा ट्रेड इन इंडिया। प्रोहिबिट का मतलब क्या भाई? मना करना। क्या हम ड्रग्स का व्यापार कर सकते हैं कि अच्छा तुम मुझे 10 किलो हेरोइन सप्लाई करना तो मैं तुम्हें 10 किलो गांजा सप्लाई करूंगी? क्या हम ये एग्रीमेंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कानून है यहां पे जिसके अंतर्गत आप ऐसा कोई भी व्यापार कभी कर ही नहीं सकते हो। तो हम अगर ऐसा एग्रीमेंट बना लें तो फिर वो क्या कहलाएगा? ऐसा कानून या सॉरी ऐसा एग्रीमेंट, गैर कानूनी एग्रीमेंट अगर हम अभी कर भी दे ना, अभी हम कर दे तो वो नल एंड वॉइड कहलाएगा। व्हाट इज नल एंड वॉइड?
नल एंड वॉइड का मतलब होता है जो शुरू से ही जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ये ऐसा है एग्रीमेंट नल एंड वॉइड, जिसे मान लो आपकी एक पत्नी है, वाह हो गई शादी, सुन के खुश हो जाओगे तुम लोग। ओके, एक पत्नी है, फिर से आपने दूसरी शादी कर ली, तो डबल खुशी मिल गई तुम लोग को, है ना। लेकिन कानून क्या कहेगा कि तुम्हारा जो सेकेंड मैरिज है, तुम्हारे सेकेंड मैरिज वैलिड ही नहीं है। क्यों? पहले से तुम्हारी एक बीबी थी, तो सेकेंड मैरिज तो सीधा सीधा शुरू से ही नल एंड वॉइड, शुरू से ही नल एंड वॉइड है। नल एंड वॉइड का मतलब बेटा शुरू से ही खराब, जिसका कोई बेसिस ही नहीं है। इनवैलिड क्या होगा? अब ध्यान से सुनना। ऐसे बहुत सारे लीगल एग्रीमेंट होंगे ना, बहुत सारे लीगल एग्रीमेंट होंगे। कहां पे? बिहार में। शराब से रिलेटेड है ना, जो पब वगैरह में सप्लाई करते हैं। अचानक वन फाइन मॉर्निंग क्या किया सरकार ने? शराबबंदी कर दी। वन फाइन मॉर्निंग शराबबंदी हो गया। जैसे शराबबंदी हुआ, जितने ऐसे एग्रीमेंट बने होंगे दो पार्टीज के बीच में, सारे इनवैलिड हो जाएंगे, है ना। इनवैलिड का मतलब होता है जो अब कानूनी, जिसका कोई अधिकार नहीं है, यानी अब कानूनी नहीं है, अब गैर कानूनी हो गया। वॉइड तो शुरू से ही होता है बेटा, वॉइड शुरू से ही होता है, ठीक है। इलेजिटिमेट क्या होता है? ये इलेजिटिमेट नाजायज होता है, जिसे कहते हैं ना नाजायज औलाद, है ना। फिर लॉ ने क्या कहा? जज ने एक कोर्ट में, ओपन जज ने कहा था, ओपन कोर्ट में जज ने कहा नो चाइल्ड इज अ बास्टर्ड। जज ने सीधा कहा था नो चाइल्ड इज अ बास्टर्ड, मतलब देयर इज नो चाइल्ड हु इज इलेजिटिमेट, ये तो पेरेंट्स इलेजिटिमेट है, ठीक है। आपने वो पिक्चर देखा है त्रिशूल, उसमें अमिताभ बच्चन कहता है और तुम मेरे नाजायज बाप हो, तो मतलब वही जज ने कहा था कि बच्चा नाजायज नहीं होता। नो चाइल्ड इज इलेजिटिमेट का मतलब नाजायज। और इलिसिट क्या है? इलिसिट और इलीगल में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है। इलीगल होते हैं जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता, ठीक है। इलिसिट होते हैं जिसको समाज नहीं स्वीकारता। समाज जैसे जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, देखते हो यहाँ पे हरियाणा में खाप पंचायत, भाई तेरी बहन है, कहां से? मेरी बहन है, प्यार कर बैठा हूं, मेरी बहन है, तुम्हारे एक गांव से तो बहन है। वो भाग जाते हैं, भाग के जाते हैं कहां? कोर्ट। अब कोर्ट शादी हो जाती है उसके आराम से। इसका मतलब वो रिलेशन को इलिसिट माना जा रहा है समाज के द्वारा, लेकिन वो इलीगल नहीं है। इलिसिट मतलब समाज नहीं मानता है, समाज उसको नाजायज मानेगा, ठीक है। He refused having stolen my watch। बेटा ये मैं पढ़ा चुकी हूं आपको। अगर आप किसी बात की सच्चाई से इनकार करते हो, किसी बात की सच्चाई से इनकार करते हो, तो डिनाई करते हो, नहीं करूंगा मैं। He refused to help me, he refused to go there and decline। जैसे मैंने आपको कुछ ऑफर किया कि भाई आप चाय ले लो, तो आप कहोगे नहीं मैं नहीं पीऊंगा, तो he declined to have tea, है ना। अगर किसी ने कहा जॉब कर लो, कहोगे नहीं नहीं अभी नहीं करूंगा, इसका मतलब he declined the offer। देखो हो गया। चलिए यही है जो मैंने आपको अभी समझाया है, जरा देखो। वाक्य व्याकरण के अनुसार सही है कि ब्लेड टू डेथ, अत्यधिक खून से मर जाना, बहने से मर जाना। स्टार्व टू डेथ, वो भूख से मर गया। ही वॉज स्मॉदर्ड टू डेथ, सांस घोटकर उसे मार दिया गया। ही वॉज स्ट्रैंगल्ड टू डेथ, उसका गला घोटकर उसे मार दिया गया। ही वॉज बीटन टू डेथ, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। एंड ही वॉज ब्लजन टू डेथ, भारी वस्तु से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। इन द गिवन सेंटेंस द जज हैज टू बी प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब क्या होता है बेटा? बिल्कुल स्पष्ट होना जरूरी होता है। दैट द कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्विक्ट का मतलब होता है जिसको, मतलब जो दोषी साबित हो चुका है ना। मस्ट बी हैंग्ड टिल द टाइम ही इज डेड, so use of till is necessary। Valid, वैध, having a legal force। Invalid, अवैध। देखो invalid, अवैध। null and void, कानूनी रूप से अमान्य, मतलब अमाउंटिंग टू नथिंग, कुछ है ही नहीं वो।
और इलेजिटिमेट जैसे नाजायज क्या चीज, जैसे मांग भी आपका कई बार नाजायज होता है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो फार्मर्स है उनके डिमांड्स इलेजिटिमेट है। रिफ्यूज मना करना, डिनाई किसी बात की सच्चाई का खंडन करना, डिक्लाइन अस्वीकार करना या नीचे जाना, पतन होना, एंड रिबट किसी बात की सच्चाई का खंडन सबूत सहित करना। ठीक है, हो गया। चलिए 1 मिनट के लिए पहले क्वेश्चंस देख लो, फिर समझाऊंगी मैं। सारे वर्ड्स देख लो, मैं एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगी। देख लिया? द मैरिज वॉज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने क्या कहा था, अगर आपकी एक वाइफ है और दूसरी शादी कर लोगे तो जाके दूसरी वाइफ को जो पता चलेगा ना कि इस कमीने ने मुझे धोखा दिया है और ये पहले से शादीशुदा था, और वो कहेगी जा मेरा जो एक स्टेटस था अनमैरिड का वो तो खत्म हो गया। तो कानून कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके साथ कोई धोखे से शादी कर लिया तो आपका जो मैरिज है वो शुरू से ही नल एंड वॉइड है। शुरू से ही नल एंड वॉइड है, इसका मतलब शुरू से ही, यानी वो शादी है ही नहीं। इनिशियल का मतलब बेटा होता है, इनिशियल का मतलब शुरू। इनिशियल जहां भी होता है शुरू, है ना? तो इनिशियल से ही इनिशियो बना है। एब इनिशियो का मतलब होता है शुरू से ही। ठीक है, शुरू से ही। क्लियर, समझ में आया? फ्रॉम द बिगिनिंग। आ जाओ नेक्स्ट देखो, ही रन विद द लूट। बेटा आप देखो इंग्लिश कितना अच्छा लैंग्वेज हो गया। जानते हो क्यों इतना फेमस हो गया? द रीजन इज इंग्लिश ने कोई अकड़ नहीं दिखाई, वो जहां से जो वर्ड मिला उसको उठा लिया। देखो जरा, जहां से जो वर्ड मिला वहीं उठा लिया। यानी लूट हिंदी वर्ड है यार, लूट के माल को भी लूट कहते हैं। वो पूरे लूट के माल के साथ भाग गया। रन नहीं होगा बेटा, याद रखना, रन अवे होता तो चलता। रन अवे इज इक्वल टू फ्ली का सेकेंड फॉर्म फ्लेड। फ्लेड के साथ अवे लगा दोगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसीलिए फ्लेड अवे रॉन्ग हो गया। रन के साथ अवे होता तब चलता, अवे तो है नहीं तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो फ्ली नहीं बेटा, फ्लेड होता, क्योंकि वो भाग गया ना। और अगर लगाओगे कि नहीं मैम ही है, तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता कि वो भाग जाता है, ये हो जाता, तब भी फ्लीस होता, एस लगता। तो इसीलिए एब्सकॉन्डेड है। रन अवे, फ्लेड एंड एब्सकॉन्डेड, तीनों का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, रन विद खाली रन लगाओगे तो रन का मतलब तो होता है दौड़ना। नेक्स्ट आओ, द मिसयूज ऑफ पावर। पावर का जो मिसयूज होता है ना, वही तो जड़ है इसका, भ्रष्टाचार का। ठीक है, अब बताओ मिसयूज, मिसयूज चलेगा नहीं चलेगा बताओ? अगर आप देखोगे तो मिसयूज चलेगा, लेकिन यहां मुझे सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। ज्यादा अच्छा होगा एब्यूज। एब्यूज मतलब बेटा, एब्यूज का मतलब दो होता है, एक तो गाली देना, और खुद सोचो गाली देना तो एब्यूज का मतलब वैसे ही तो गंदे तरीके से इस्तेमाल करना हुआ। यानी एब्यूज का मतलब होता है, मतलब गंदे तरीके से इस्तेमाल करना। जैसे सुनते हो चाइल्ड एब्यूज, सुनते हो अगर कोई छोटे बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्ट करता है तो कहते हैं ये चाइल्ड एब्यूज का दोषी है। एब्यूज का मतलब समझ गए ना, जो गंदे तरीके से कोई इस्तेमाल करता है। इसे बेटा पावर का गंदा इस्तेमाल, एब्यूज इज अ बेटर वर्ड। आप तो मिसयूज इंटरनेट का करते हो, आप अपने मोबाइल का मिसयूज करते हो, देख लो, है ना? लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड कौन है? एब्यूज। ठीक है बेटा, मैंने क्या कहा कि मैरिज शुरू से ही वॉइड था, तो शुरू के लिए बेहतर वर्ड चाहिए ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। बेटा एक फॉरेन वर्ड है एब इनिशियो, जिसका मतलब होता है शुरू से, इसलिए आपको लीगल वर्ड यूज करना है यार। ठीक है, देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक?
ही वॉज बुक्ड फॉर हेल्पिंग टू सुसाइड। बेटा हेल्पिंग, जब भी कोई काम, गलत काम करने में कोई किसी को हेल्प करता है ना, कोई भी गलत काम करने में हेल्प करता है, वो अबेटमेंट टू सुसाइड का दोषी होता है। अब हेल्प का मतलब कैसे कैसे? कोई कहेगा कि मैं मरना चाहता हूं, लाके उसको जहर दे दो, ठीक है, मर तो वो गया, अंदर तुम हो जाओगे। उसके बाद कुछ ऐसी भी महिलाएं होती है जो 22, 24, 25 साल तक खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शादी के 2 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो फांसी पे चढ़ गई, अपने आप को फांसी लगा लिया उसने। इसका मतलब उसके ससुराल वालों ने कुछ तो ऐसा किया जिससे वो फोर्स्ड हो गई मरने के लिए। उन पर भी अबेटमेंट टू सुसाइड का केस चलता है। यहां पे हेल्प तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उसने ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके रख दिया कि वो फांसी पे चढ़ गई। तो अबेटमेंट टू सुसाइड का मतलब होता है जो हेल्प किया है। हेल्प इज नॉट द एक्चुअल वर्ड, लीगल वर्ड। जो लीगल वर्ड है वो है अबेटमेंट। देखो जरा ध्यान से, चलिए देखो ध्यान से। Ab initio means from the beginning. Run away is equal to fled is equal to absconded. वो abscond नहीं absconded होगा, क्योंकि सब वर्ब का सेकेंड फॉर्म में है, तो ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म में होगा। fled away सुपरफ्लुअस है। अबेटमेंट का मतलब द एक्ट ऑफ हेल्पिंग और एनकरेजिंग। करा तो रही हूं इलॉन, देखो, someone to do something wrong or illegal, गलत काम करने में किसी को हेल्प करना या इनकरेज करना, किसी अपराध के लिए उकसाना या उसमें सहयोग देना। असिस्ट तो सिर्फ साथ देना होता है। बेटा परसुएड या कॉक्स किसी को करते हो ना, उसको राजी करते हो। जैसे मुझे नहीं जाने का मन था पिकनिक पर, मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत परसुएड करने लगे, मतलब मुझे मनाने लगे इसके लिए। मिसयूज, टू यूज समथिंग इन द रॉन्ग मैनर। एब्यूज, एक तो मैंने लिख दिया, टू से रूड थिंग्स टू समवन, यानी गाली देना। टू यूज समथिंग इन अ बैड और डिसऑनेस्ट वे, अपने लाभ के लिए गलत इस्तेमाल करना। तो मैंने अभी कहा ना, चाइल्ड एब्यूज है ना। और लूप का मतलब तो बेटा कोई भी चीज का छल्ला जो नहीं होता वो लूप होता है ना। चलो नेक्स्ट पेज देखो अच्छे से। चलो आ जाओ, सुनो ध्यान से बेटा। हिज पार्टनर इन क्राइम हैज सरेंडर्ड। कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। यहां पर बस यही चीज है कि अगर हम एकम्प्लिस यूज कर ले तो बेटर हो जाएगा। यानी जो गुनाह में आपका कोई क्राइम में साथी होता है उसको एकम्प्लिस कहते हैं। इसलिए आंसर ए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। द गिल्टी वॉज एक्विटेड, गलत हो गया। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो एक्यूज्ड होता है ना, अगर किसी ने किसी पर खाली आप जाके किसी कह दो कि हाँ उसने चोरी की, उसने मेरी घड़ी चोरी कर ली है, उसने मेरी घड़ी उठा ली है, आपको पता है उसके खिलाफ एफआईआर हो सकता है आराम से, क्योंकि आपने इल्जाम लगाया। लेकिन आपको सबसे पहले तो ये साबित करना पड़ेगा। अगर आपने साबित कर दिया तो वो दोषी साबित हो गया। अगर दोषी साबित हो गया तो दोषी को कन्विक्ट या गिल्टी कहते हैं, ठीक है। और अगर वो दोषी साबित नहीं हुआ, दोष मुक्त साबित हुआ, तो वो एक्विट कहलाएगा बेटा। अब एक बात बताओ, एक्विटेड का मतलब, एक्विट का मतलब दोष मुक्त भी होता है और बरी होना भी होता है। अगर कोई बरी होगा तो बरी गिल्टी थोड़ी होता है, तब तो कॉन्विक्ट भी बरी नहीं होता है। तो कौन बरी होता है भाई? एक्यूज्ड बरी होता है ना। एक्यूज्ड बरी होता है, यानी कि जो आरोपी था वो बरी हो गया। एक्विट तो यहां कुछ मतलब ही नहीं देगा, है ना। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? चलो नेक्स्ट सुनो। द केस वॉज गिवन अ डेट। क्यों? जो डिफेंस काउंसिल था, यानी डिफेंस का जो वकील था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो केस में क्या हुआ? केस याद रखना,
कोर्ट में, अच्छा वकील साहब नहीं आए हैं, ठीक है 22 तारीख का डेट ले लो। इसको कहते हैं एडजर्न करना। इसको क्या कहते हैं? एडजर्न करना, यानी ये एडजर्न्ड होगा। क्लियर? याद रखना, मीटिंग वगैरह, मान लो कल शाम की मीटिंग है, तो भाई थोड़ी मैं पहले मिलूंगी फिर कहूंगी यार अब आगे करो, नहीं, मैं फोन कर दूंगी नहीं आना, तो मतलब मैंने मीटिंग को कह दिया कि भाई पोस्टपोन कर दो। कॉल ऑफ तो तब होगा ना बेटा जब एकदम खत्म ही कर दे कि हाँ आना ही नहीं है ना। और प्रीपोन जैसा कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में, याद रखना। हाँ, क्योंकि प्रीपोन इतना यूज हुआ ना कि आपके मोबाइल्स में और आपके इस तरह के डिक्शनरी में प्रीपोन वर्ड आ गए, लेकिन प्रीपोन से बेहतर वर्ड है एडवांस्ड। अगर मान लो हमने 22 तारीख मिला, मैं कहूंगी ये बहुत लेट है भाई, मैं 22 जनवरी नहीं उसके पहले का डेट दो, तो कहेगा ठीक है 15 जनवरी का डेट ले लो। तो कहते हैं हाँ हाँ डेट प्रीपोन हो गया। बेटा डेट प्रीपोन नहीं होता, डेट एडवांस्ड होता है। डेट एंटी डेट होता है, एंटी मतलब पहले और डेट मतलब तारीख, एंटी डेटेड होता है। ठीक है, प्रीपोन जैसा कोई वर्ड होना नहीं चाहिए था डिक्शनरी में, और इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब अलग रख देना। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब्स है, अभी रुक जाओ उसको डिस्कस करा देंगे। वही चीज मैंने इसमें लगाया है कि 30 जुलाई से 15 जुलाई कर दिया गया, तो बेटा वो एडवांस कर दिया गया ना। देखो प्रीपोन से बेहतर वर्ड है एडवांस। क्यों? क्योंकि प्रीपोन तो बाद में आ गया। क्यों? अरे इतनी बार टाइप हुआ ना मोबाइल में कि उसके लिए डिक्शनरी ने एक वर्ड ढूंढ दिया बस। पोस्टपोन का एडजर्न सिनोनिम है बेटा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कोर्ट में डेट्स एडजर्न होता है, कोर्ट्स में डेट एडजर्न होता है। ठीक है, क्लियर? लो नेक्स्ट पेज में हम 4 का एक्सप्लेनेशन लिख दिए। देखो, एक्म्प्लिस पार्टनर इन क्राइम, गुनाह का साथी। गैंग कौन होते हैं बेटा? याद रखना, क्रिमिनल्स और लेबरर्स के कलेक्टिव नाउन को गैंग कहते हैं। आप कहोगे ठीक है यार, क्रिमिनल के समूह को तो गैंग कहते हैं, लेकिन बेचारे मजदूरों के समूह को गैंग क्यों कहते हैं? देखो, पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम से बेहतर वर्ड है ना एक्म्प्लिस। इसका मतलब समझ रहे हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है बेटा। गिल्टी का मतलब बेटा दोषी, कन्विक्ट भी दोषी और दोषी साबित होना, यानी वर्ब के रूप में भी कन्विक्ट होता है। एक्विट, जो बरी हो जाए उसको भी एक्विट कहते हैं, और बरी करना भी एक्विट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। पोस्टपोन का मतलब बताया था मैंने, स्थगित करना। एडवांस का मतलब टू गिव अ प्रायर डेट। ठीक है, और कॉल ऑफ का मतलब कैंसल। देख लो, नेक्स्ट आओ। प्रीपोन इज मिसअंडरस्टूड बेटा, मिसअंडरस्टूड एज द एंटोनिम ऑफ पोस्टपोन। प्रीपोन को पोस्टपोन के एंटोनिम मान लिया जाता है, जो गलत है। Although now prepone has come in dictionary due to repeated use, yet it is better to use antedate or advance। देखो, चलो नेक्स्ट आ जा, जरा देखो फटाफट। चलो शुरू करें। द हस्बैंड वॉन्टेड टू लिव विथ हिज वाइफ, हस्बैंड ने वाइफ से के साथ रहना चाहता था। एंड प्लीडेड द कोर्ट टू रेस्टोर हिज डैश राइट्स। ध्यान से सुनना बेटा, सुनो। जो शादी आप जब करते हो ना, तो आपके पास कुछ अधिकार आ जाते हैं, और वो अधिकार है जो आपके ससुराल वाले, आपके पति हो या आपकी पत्नी हो, उनको देना पड़ेगा ही। एंड दोस राइट्स आर कॉल्ड मैट्रिमोनियल या मैरिटल राइट्स। मैरिटल या मैट्रिमोनियल दो ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटे, याद रखना। दो वर्ड, पहले तो मैरिटल और मैट्रिमोनियल, ये दोनों वर्ड जो है वो शादी से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, यानी आपके मैरिटल राइट्स होते हैं कुछ। लेकिन एज वाइफ या एज अ हस्बैंड
एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ आपका एक और अलग राइट है। वो राइट है कि आपके पति या आपकी जो पत्नी होगी, आपको उसका प्यार भी आप डिमांड कर सकते हो। आप उनका प्यार भी डिमांड कर सकते हो। और ये जो राइट है ना बेटा, ये राइट होता है कॉन्जुगल राइट्स। द राइट टू हैव द लव एंड अफेक्शन एंड फिजिकल प्लेजर ऑफ योर पार्टनर इज कॉल्ड कॉन्जुगल राइट्स। इसीलिए मैट्रिमोनियल मैरिटल भी शादी से रिलेटेड है, लेकिन उसके अलावा हस्बैंड ने कहा कि भाई मेरा कॉन्जुगल राइट्स का क्या है ना, भाग्य छोड़ के आई जस्ट नीड टू बी विथ हर कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, इसलिए यहां पे मैरिटल नहीं चला और यहां पे मैट्रिमोनियल नहीं चला। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, हिज मैरिज लाइफ इज एट 6s and 7s। बेटा आता है क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ोगे आपको आएगा एट 6s and 7s का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब अस्त व्यस्त, है ना, रोज लड़ाई झगड़ा, है ना, कैट एंड डॉग लाइफ जिसको कहते हो। जब आप लड़ाई झगड़ा करते हो ना हस्बैंड एंड वाइफ में, तो उस लाइफ को कहते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। जैसे कुत्ता और बिल्ली को एक साथ छोड़ दो तो कैसे झगड़ेंगे वो। तो उसके मैरिज लाइफ जो है 6s and 7s पे। अब मैरिज लाइफ कुछ वर्ड नहीं होता बेटा, मैरिटल लाइफ होता है। अब बोलोगे मैम कॉन्जुगल, बेटा कॉन्जुगल इज द रिलेटेड टू द लव अफेक्शन एंड फिजिकल प्लेजर। आपकी शादीशुदा जिंदगी की बात हो रही है यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात नहीं हो रही, तो यहां मैरिटल लाइफ होगा। ठीक है, समझ में आया? देखो यूज कर लिया। नेक्स्ट आओ, अगर आप शादी के बाहर किसी से रिलेशन रखते हो, जिसको कहते हैं विवाहेतर संबंध, यानी कि विवाहेतर संबंध का मतलब हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल। व्हाट इज, देखो मैरिटल आ गया ना, यानी शादी के अलावा भी एक्स्ट्रा रिलेशन रख रहे हो, इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है दैट इज कॉल्ड एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब पूछेगा कोई तो सीधा सिनोनिम में ये आएगा, एडल्ट्रेशन नहीं। सुनो ध्यान से, खाने पीने की चीजों में मिलावट करोगे तो एडल्ट्रेशन है ना। जैसे अभी पता चला यूपी में कि गधे का जो लीद होता है उसको इस्तेमाल करके मसाला बना रहा था, राइट, तो वो एडल्ट्रेशन है। एडल्ट्रेशन सुनो, खाने पीने की चीजों में मिलावट एडल्ट्रेशन, शादी में मिलावट करोगे तो एडल्ट्री होगा। समझ में आया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट सुनो ध्यान से बेटा, उसी में एक वर्ड है परजुरी। आप जब कोर्ट में कोई केस फाइल करते हो तो कुछ लोग सोचते हैं ना कि मैम जाके गीता पे शपथ खाएंगे तब ना ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो केस फाइल करते हैं उसके पीछे भी एक एफिडेविट होता है, और वो एफिडेविट में होता है कि मेरा नाम ये है, मेरा एज ये है, और मैंने पूरा केस पढ़ा है, पढ़ के समझा है, और जितना भी कुछ लिखी गई है बातें वो सब सच है, और साइन करते हो। उसमें कोई भी बात गलत निकल जाए, उसमें कोई भी बात अगर गलत हो तो आप पर 340 सेक्शन है, सेक्शन 340 है, उसके अंतर्गत केस हो सकता है। क्या का? परजुरी का। व्हाट इज परजुरी? टू से समथिंग दैट इज लाई, दैट इज अ लाई अंडर ओथ। शपथ में आप कोई चीज गलत बोलते हो ना, वो परजुरी है। ठीक है, यानी कि अंडर ओथ होते हो आप कोर्ट में, और जब आप झूठ बोलते हो उस पर भी केस बनता है। मिसकंडक्ट तो गलत काम, मिसकंडक्ट में वो फंस गया और उसकी नौकरी चली गई, मतलब गलत किया कुछ। ठीक है, His excuse of being out of India does not hold water। बेटा याद करो तो अभी हम लोग टेस्ट पेपर में होल्ड वाटर भी किए थे शायद, है ना। होल्ड वाटर का मतलब वैलिड, मतलब उसने क्या कहा, मैं इंडिया में था ही नहीं। इसका जो ये एक्सक्यूज था ना, उसका बेकार एक्सक्यूज था, वैलिड एक्सक्यूज था ही नहीं। अब सुनो ध्यान से बेटा, बीइंग आउट ऑफ इंडिया क्या कहा? कहा जिस समय क्राइम हुआ था ना, जिस समय क्राइम हुआ था, ठीक है, जिस समय क्राइम हुआ था उस समय मैं इंडिया में नहीं था। अगर ऐसे जो एक्सक्यूजेस होते हैं बेटा, उसको कहते हैं एलिबाई।
एलिबाई का मतलब होता है ऐसा बहाना कि भाई मैं कहीं और था जिस समय ऐसा कुछ हुआ था। देखो एलिबाई, ठीक है, एलिबाई इज एन एक्सक्यूज ऑफ बीइंग समवेयर एल्स व्हेन द क्राइम टुक प्लेस। चलिए देखिए ध्यान से, जो अभी पढ़ाया मैंने, मैं उसी से रिलेटेड अब समझा दूं आप लोग को। 13 का तो 12 में एक्सप्लेनेशन था। एडल्ट्रेशन, द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग पुअरर इन क्वालिटी बाय एडिंग समथिंग ऑफ पुअरर क्वालिटी, यानी मिलावट करना। एडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाहेतर संबंध। परज्यूरी, द एक्ट ऑफ लाइंग इन द कोर्ट, कोर्ट में शपथ के तहत झूठ बोलना, ठीक है, क्लियर। देन मिसकंडक्ट इज रॉन्ग डूइंग। एक्सक्यूज, रीजन गिवन फॉर सर्टेन बिहेवियर, यानी बहाने। एलिबाई, a statement by someone that says that he is at a different place at the time of crime, अपराध के समय कहीं और उपस्थित होने का कथन। Condone, accept or agree to something that is considered wrong, जैसे अगर कोई भी डिप्लोमैट कोई गलत काम करता है ना तो कंडोन रहता है, यानी कि किसी गलत कार्य को स्वीकार करके माफ कर देना। उनके जो एक्ट्स होते हैं ना बेटा वो कंडोन रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, देख लिया, चलो शुरू करें। डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम बर्निंग अ हाउस, बेटा बर्निंग अ हाउस का मतलब क्या होता है? घर जलाने की बात हो रही है। कोई भी चीज, जैसे कहते हैं ना आगजनी, आगजनी का मतलब क्या हुआ? आर्सन। डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम आर्सन इज मर्डर, इसका मतलब अगर आगजनी करोगे तो वो इक्विवेलेंट टू मर्डर होगा, ठीक है। और आर्सेनल जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशंस में आते हैं आर्सेनल, एक बार चेक करके बताऊंगी, रुको। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको इतना माल सप्लाई करूंगा या आपके प्रेमिसेस को इतने साल तक मैं रखूंगा। अब आपने क्या किया? उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, यानी क्या किया आपने? वादे से मुकर गए। जब आप वादे से मुकर जाते हो ना तो आप ब्रीच करते हो, अपने कहे हुए बात से मुकरना इस ब्रीच, ठीक है। कहे हुए बात से मुकरना ब्रीच होता है, यानी कि आपने वादा तोड़ा तो ब्रेकिंग, प्रॉमिस का ब्रेकिंग हुआ, लेकिन क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है ना, लीगल है वो, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। मैरिंग ट्वाइस इज अ पनिशेबल ऑफेंस, इसको कहते हैं बिगैमी, बोलते हैं बिगैमी, लिखते हैं बाइगैमी। जब भी बाई एंड डाई वर्ड देखोगे मैथ्स में हम समझ जाते हैं इसका मतलब होता है टू, और एक शादी ही अलाउड है आपको, आपको मोनोगैमी अलाउड है। और पहले के राजा भाई 36 रानियां रख लेते थे, पॉलीगैमी करते थे वो। गैमी वर्ड जहां दिखे समझ जाओ बेटा शादी से रिलेटेड है, क्योंकि ये बना है गैमेट्स से। गैमेट्स जो आप पढ़ते हो ना साइंस में, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। एंड्रो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनीशियम होता है फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और पॉलिनेशन के बाद ये क्या कहते हैं उसको, गैमेट्स बनता है। तो गैमेट्स पॉलिनेशन के बाद बनता है ना, इसलिए गैमी शादी से रिलेटेड हुआ, ठीक है। अ क्राइम फॉर विच द पुलिस इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, उसमें आपको वारंट भेजने की जरूरत नहीं है, पुलिस सीधा आके अरेस्ट कर सकती है। उसको कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस जो ऐसे होते हैं 7 साल की सजा के बाद जो होते हैं ना, जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा होती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, है ना। तो इसीलिए उसमें क्या होता है, उसमें सीधा सीधा आके बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है पुलिस, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। और जो ऐसे ही आपको पुलिस स्टेशन से ही मिल जाएगा जिसमें बेल, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल ऑफेंस जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें वारंट की जरूरत नहीं, क्लियर। आर्सन
द क्राइम होगा, सॉरी टू क्राइम नहीं, यहां पे द क्राइम होगा। चलो मैं इसको सही करके दे दूंगी आपको। द क्राइम ऑफ सेटिंग थिंग्स ऑन फायर, यानी कि आगजनी। देखो आर्सेनल अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स, यानी कि वेपन्स का मतलब हो गया हथियार, हथियार का या युद्ध सामग्री का जो भंडार होता है उसको आर्सेनल कहते हैं। इनसाइट का मतलब हुआ प्रोवोक करना, उकसाना। ब्रीच टू डू समथिंग दैट गोज अगेंस्ट एन एग्रीमेंट और अ लॉ। देखो डिसरिगार्ड यानी असम्मान करना, उपेक्षा करना। टू ट्रीट समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट। मोनोगैमी प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वंस, एक विवाह। बाइगैमी या बिगैमी जिसको कहते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ट्वाइस। पॉलीगैमी प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मेनी टाइम्स, बहुविवाह। Cognizable offense, an offense in which a police officer has the authority to make an arrest without a warrant. वह अपराध जिसमें बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। And non-cognizable, an offense in which the police cannot arrest the accused without a warrant. जिसमें बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आओ, अब मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ रही हूं। शुरू करें? चलो देखो ध्यान से। टू लिव टुगेदर अंडर द सेम रूफ, ध्यान से सुनना बेटा। एक वर्ड है हैबिटेट। कहते हैं ना जानवरों के हैबिटेट को हम लोग नष्ट कर दिए हैं। हैबिटेट का मतलब होता है घर, निवास जिसको कहोगे। और को एजुकेशन में क्या करते हो? साथ में पढ़ते हो। आपके कोलीग कौन है जो आपके साथ काम करते हैं? तो को का मतलब साथ। देखो रूट से बना है, देखो सुनो, इसका मतलब क्या है? साथ में रहना। कोहैबिट का मतलब होता है व्हेन यू लिव टुगेदर। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपने वाइफ से तलाक चाहता है तो उसका एक कंडीशन होता है कि आप उससे कम से कम 1 साल अलग रहिए, यानी कोहैबिट नहीं कर सकते। कोहैबिट का मतलब होता है टू लिव टुगेदर अंडर द सेम रूफ। अब सुनो ध्यान से। कंपनसेशन डन विद द सेंस ऑफ मॉरल obligation rather than because of any legal compulsion। ये क्या है मतलब? सुनो ध्यान से। मान लो कोई व्यक्ति किसी ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया, पूरी तरह से मर गया। अब मर गया तो क्या उसको तुम जान वापस दे सकते हो? नहीं। उसको कोई भी कंपनसेशन दे दोगे तो कुछ होगा? नहीं। जब वो मर गया तो आपका कोई एक लीगल ऑब्लिगेशन तो बनता ही नहीं है, लेकिन लगता है यार उसके पैसे से उसका परिवार चल रहा था, तो सरकार क्या करती है ना, उसकी वाइफ को कंपेंसेट करती है, कुछ मुआवजा देती है। यानी वो जो मुआवजा है उस बंदे के तो कोई काम में आया नहीं, इसका मतलब उसको तो कोई जरूरी था नहीं उसका, लेकिन एक नैतिकता के लिए, नैतिक सेंस में एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। ऐसे कंपनसेशन को एक्स ग्रेशिया कहते हैं, क्योंकि वो तो एक्सपायर कर गया। याद रखना ना, जो एक्सपायर कर गया उसको जो मिलता कंपनसेशन वो एक्स ग्रेशिया कहलाता है। क्लियर? समझ में आया? अब आओ देखते हो, कई बार बोलता है कि जो सैनिक है मर गया और उसकी वाइफ 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसकी वाइफ 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अभी छुट्टी बिता के वो 3 महीने पहले गया ही था और उसकी वाइफ 3 महीने की प्रेग्नेंट है। मतलब उसका जो बच्चा होगा कब होगा? फादर के मरने के बाद, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सैनिकों को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन सम्मान लेने पहुंचता कौन है? उसकी मां, उसका बाप, नहीं तो उसकी पत्नी। क्यों? वो ऊपर जा चुका है, शहीद हो चुका है। इसका मतलब है कि उसको जो अवार्ड मिला या उसका जो बच्चा हुआ वो कैसे हुआ, कब हुआ? पॉस्थुमस हुआ। पॉस्थुमस का मतलब है
बॉर्न और अवॉर्डेड, और अकरिंग जब उसका जो ओरिजिनेटर है, जो ओरिजिन करने वाला है, वो नहीं है। इसीलिए पोस्थुमस चाइल्ड का मतलब ही हो जाता है बाद में पैदा हुआ, पिता के मरने के बाद। मां के मरने के बाद तो कोई पैदा हो ही नहीं पाता है ना। और पोस्थुमस अगर अवॉर्डेड किसी कोई है, पोस्थुमसली अवॉर्डेड है, इसका मतलब है कि मरने के बाद उसको अवॉर्ड मिला है। अब ब्लैंकेट एबॉलिशन ऑफ एन ऑफेंस, एमनेस्टी, जैसे कि दलाई लामा को एमनेस्टी मिला हुआ है। अब भाई वो क्या करके आए नहीं पता, लेकिन इंडिया में उसको टोटल कंप्लीटली एमनेस्टी है, यानी कि आप पर यहां कोई नहीं चलेगा, कोई भी तरह का केस यहां नहीं चलेगा, वो एमनेस्टी है। कुछ ही कंट्रीज है जहां पे जो बाकी दुनिया से अलग थलग कटके उनको एमनेस्टी प्रदान किया हुआ है कि वहां पे आप अपने कंट्री से कुछ करके आओ, मुझे नहीं मतलब है, यहां पर कोई केस नहीं चलने वाला। ग्रोइंग और एडिंग टू, जैसे कि ब्याज, ऑन अ डेट, बेटा डेप्ट नहीं कहते उसको, डेट कहते हैं, ठीक है। कर्ज पर जब ब्याज चढ़ता है ना तो ऐसे कहते हैं, एन इंटरेस्ट ऑफ ₹50 accrued on the sum of 200 after 1 year। ऐसे तो मैथ्स के क्वेश्चन करते हो। एन इंटरेस्ट ऑफ ₹500 accrued on the sum of ₹5,000 after 2 years। What is this? Accrue मतलब होता है कोई चीज धीरे धीरे जमा हो के वो इतना विशाल हो जाता है, जो ब्याज जैसी चीज है। इसलिए ग्रोइंग और एडिंग टू क्या चीज पर, जैसे कर्ज पर। जो बकाया है आपका उसको एरियर्स कहते हैं ना, पहले एरियर्स क्लियर करो फिर आगे का हम आपको सप्लाई करेंगे, ठीक है। न्यू टू अ कंट्री और प्लेस, कहते हैं यार ये कौन सी जगह, आई एम एलियन टू दिस प्लेस। मतलब एलियन का मतलब वो नहीं होता बेटा जो धरती के बाहर से ही आए। कोई भी चीज थोड़ा सा अजीब लगे, जो नया हो, हमें नहीं पता है, वो एलियन है। देखो क्लियर। देखो कोहैबिट का मतलब लिविंग टुगेदर, को मतलब टुगेदर होता है, हैबिटेट का मतलब निवास होता है। व्हाट इज एक्सग्रेशिया? एक्सग्रेशिया गिवन और डन एज ए गिफ्ट और फेवर, नॉट बिकॉज देयर इज अ लीगल ड्यूटी बट आउट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन। पोस्थुमस मैंने बता दिया। एमनेस्टी का मतलब क्या है? अ टाइम व्हेन ए गवर्नमेंट फॉरगिव्स पॉलिटिकल क्राइम, है ना। एक्रू टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एरियर्स money that someone owes and that he or she should have paid earlier। एलियन का मतलब कोई दूसरी जगह पे कोई अजनबी चीज हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो तो फटाफट जल्दी से देखो तो। देख लिया? चलो नेक्स्ट सुनो। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट, बेटा याद करो अभी टेस्ट पेपर में 2-3 दिन पहले ही आया था। बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट एंड पॉपर, तीनों वर्ड मैंने डिस्कस करवाया था। ये वर्ड एग्जाम का वर्ड था जो अभी बताया मैंने। जो अपने कर्ज को नहीं चुका पाता, जब हम मरेंगे तो हम अपने वसीयत में लिखे चाहे नहीं लिखे, हमारी प्रॉपर्टी चाहे हमारा नाम जो भी होगा वो हमारे बाल बच्चों को जाएगा। द एक्ट ऑफ लिविंग लेगेसी और प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ, तो वो क्या कहलाएगा? कहेगा कि मैम हैज बिक्वेट हर प्रॉपर्टी टू हर सन। बिक्वेट का मतलब होता है विरासत में देना। बिक्वेट का मतलब होता है विरासत में देना। यस बेटा, इसका मतलब होता है दिवालिया, और ये होता है विरासत में देना। लेकिन मान लो अगर मैंने कोई वसीयत नहीं लिखा तो कहेगा मैम हैज डाइड इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब होता है बिना वसीयत लिखे, यानी कि विदाउट अ विल अगर कोई मर जाए तो कहेंगे क्या? शी हैज डाइड इंटेस्टेट, है ना। अगर वसीयत लिखा मैंने तो शी हैज बिक्वेट हर प्रॉपर्टी टू हर सन। क्लियर? इन फैक्ट और इन रियलिटी में देखो बेटा, फैक्ट वर्ड दिख रहा है, डिफैक्टो, ठीक है। डिफैक्टो का मतलब होता है
वास्तव में, बिना किसी तरह का किसी कंफ्यूजन में। बेटा सब जगह बुक अवेलेबल सब जगह होगी। गौरव यूट्यूब की क्लास बेटा रेगुलर हो रही है, तभी मैं कह रही हूं उसको मिस मत करना। बिल्कुल ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ लोग कहते हैं अरे जजमेंट में लास्ट के 4 लाइन पढ़ लो ना, पता चल जाएगा। जज लोग कहते हैं नहीं, द जजमेंट मस्ट बी रेड इन टोटो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन टोटो? इसका मतलब है पूरा पूरा कंप्लीट आप जजमेंट पढ़िए। इन टोटो का मतलब होता है कि पूर्णता, पूरा कंप्लीट। इन गुड फेथ का मतलब बोनाफाइड जिसको कहते हैं। अगर मैं कहती हूं ही इज अ बोनाफाइड बायर, मतलब भाई बोनाफाइड बायर का मतलब है कि वो वास्तव में गुड फेथ में ये खरीदा था। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बोनाफाइड सेल तो कर दिया LIC ने, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आदमी जल्दी मर गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक बीमारी छुपाई थी, तो वो उसका कंपनसेशन नहीं देता, वो है ना, वो आपको नहीं प्रोवाइड करेगा पैसा। क्यों? क्योंकि कहेगा कि भाई जो आपके चाचा हो या मामा हो, जिसने भी ये लिया था वो बोनाफाइड बायर नहीं था, उन्होंने झूठ बोला था। तो बोनाफाइड में याद रखना बेटा 2 वर्ड है, बोना और बेनी, जिसका मतलब होता है गुड, और फाइड में एक वर्ड है फिड। ये फिड जब भी देखो समझ जाओ विश्वास, यानी इन गुड फेथ। देखो स्टेटमेंट रिटन हो या ओरल हो, टू डिफेम अ पर्सन। अगर मान लो मैं कहूंगी अरे या तो वो तो चोर है, जैसे मैंने कहा वो चोर है, तो वो अगर कोई किसी ने टेप कर लिया, सीधा कोर्ट में जा सकता है मेरे खिलाफ स्लैंडर में। और मैंने क्या किया, एक पर्चा छपवा के तुम्हें बदनाम किया, तो तुम्हें पता चल गया मैंने कहां से छपवाया है, पूरा सबूत इकट्ठा कर लिया, कोर्ट जाओगे मेरे खिलाफ लाइबल में। लाइबल होता है जब रिटन किसी को बदनाम किया जाता है तो, और ओरल बदनाम करोगे तो स्लैंडर होगा। ठीक है, देखो चलो नेक्स्ट आओ, 17 नंबर 34 to 40 जरा देखो तो फटाफट। चलो सुनो ध्यान से बेटा, जानते हो ना आप लोग कहीं के हो, अगर मान लो मध्य प्रदेश के हो, वहां पे तो हैवी रिजर्वेशन है, तो कहोगे मेरा वहां का डोमिसाइल है। जैसे कोई लड़का कहता है मेरा तो मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है, इसका मतलब उसकी नौकरी तो लग ही जाएगी, इतनी अच्छी तैयारी करा दे रही हूं तो, है ना। तो डोमिसाइल का मतलब होता है जहां का आप परमानेंट रेसिडेंस है आपका। डोमिसाइल आप लोग बनवाते हो क्योंकि कुछ लोगों को कुछ स्टेट्स में आपको डोमिसाइल उसका बेनिफिट मिलता है ना। नेक्स्ट आओ बेटा, मर्सी किलिंग। कुछ लोग ऐसे बीमारियों से ग्रस्त होते हैं जो बहुत पेन देता है, बहुत पेन देता है, या फिर हो सकता है सालों साल से वो कोमा में है ना, जिंदा ठीक होने कोई आसार भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को कुछ कंट्रीज में, खासकर अब हाल में तो इंडिया में भी पास हो गया, यहां पे एक मर्सी किलिंग करके है। मर्सी मतलब दया, तो दया मृत्यु है जिसमें वो एक पेनलेस डेथ दे दिया जाता है। पेनलेस डेथ का मतलब होता है बिना पेन का उसको डेथ दे दिया गया ताकि वो मर जाए। सो मर्सी किलिंग इज, जिसका मतलब है यूथनेशिया। यूथनेशिया का मतलब है दया मृत्यु। देखो एक वर्ड है यूथनेशिया, याद रखना। माल्या हो या नीरव मोदी हो, हमारा कंट्री जो है उसके एक्स्ट्राडिशन की कोशिश कर रहा है। सो व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन? एक्स्ट्राडिशन होता है बेटा किसी भी आरोपी, एक्यूज का मतलब याद रखना आरोपी। आरोपी को किसी दूसरे देश में जब आरोपी भाग जाता है तो उस देश से अपने देश में वापस लाना इज क्या? एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, सुनो, ट्रांसफर ऑफ एन एक्यूज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इसका मतलब एक्स्ट्राडिशन होता है। अब आओ, अगर कुछ लोग जैसे प्रॉपर्टी जला दिए लोगों का, है ना, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, आपको पता है यूपी में भयंकर फंसेंगे, भयंकर। क्यों? क्योंकि उन पर छोटा मोटा इल्जाम वाला, जानते हो, चार्जेस नहीं लग रहे हैं, उन पर जो सेक्शन लग रहा है ना
वो ट्रीजन या सेडिशन का लग रहा है। तो व्हाट इज ट्रीजन? इसका मतलब होता है राजद्रोह या देशद्रोह। देखो, क्राइम अगेंस्ट वंस कंट्री का मतलब सेडिशन, इसका मतलब राजद्रोह या देशद्रोह की बात करते हो, तो आप ट्रीजन या सेडिशन की बात करते हो। नेक्स्ट आओ, अ पर्सन हु लिव्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस। बेटा सिटीजन तो हम जानते ही हैं, सिटीजन सबको पता है। एक वर्ड है डेनिजन, वो याद रखना, सिटीजन और डेनिजन। देखो क्लियर, सिटीजन और डेनिजन, ठीक है। डन इन द इंटरेस्ट ऑफ ओनली वन साइड इन अ केस। अगर मान लो, देखो क्या लिखा है कि केस में किसी एक साइड के पक्ष में केस करना, इस एक्स पार्टी। कैसे? सुनो ध्यान से, मैंने आपके खिलाफ केस किया, ठीक है, मैंने आपके खिलाफ केस किया, फाइन। आप सुनो ध्यान से क्या होगा। तो मैंने आपके खिलाफ केस करना है, मैंने केस कर दिया, कोर्ट से आपको समन जाएगा, समन्स कहते हैं उसको। अगर नाउन देखोगे तो समन्स कहोगे, ठीक है ना, समन्स जाएगा। जब समन्स गया आपके पास, तब क्या हुआ, आपको आना है कोर्ट में, आप नहीं आए, तो मैं कोर्ट में कहूंगी कि भाई देखो इसके पास समन्स पहुंच चुका है, ठीक है, और ये फिर भी अपीयर नहीं हुआ है, तो मैं क्यों झेलूं? तो कोर्ट कहेगी ठीक है, हम एक्स पार्टी प्रोसीड कर देते हैं। एक्स पार्टी का मतलब होता है मेरा ही बात सुन के मेरे फेवर में ही केस को आगे बढ़ा देना। तो ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। डन इन द फेवर ऑफ, इन द इंटरेस्ट ऑफ ओनली वन साइड इन अ केस इस एक्स पार्टी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेटा। अब आओ 40, ऑफिशियली एक्यूजिंग समवन ऑफ अ क्राइम। ऑफिशियली एक्यूजिंग समवन ऑफ अ क्राइम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है किसी को ऑफिशियली किसी क्राइम में लिप्त करना। जैसे मान लो मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये लड़का ही नहीं, इसका जो दोस्त है ना वो भी मुझे पीटा था, उसने भी मुझे पीटा। तो मैंने क्या किया, मैंने आपका नाम ले लिया। तो आप कहोगे आके मैम आप मेरा नाम झूठ मूठ का इंडाइट क्यों कर रहे हो? बेटा लिखते हैं इंडिक्ट, बोलते हैं इंडाइट, लिखते हैं इंडिक्ट, इंडिक्ट बोलते हैं इंडाइट। इसका मतलब कि किसी का नाम ऑफिशियली किसी एफआईआर वगैरह में दर्ज कर देना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंडाइट कहते हैं। ऑफिशियली एक्यूजिंग समवन ऑफ ए क्राइम का मतलब इंडाइट। सी यहां पे साइलेंट है और आई का प्रोनाउंसिएशन जनरली ई आता है, जैसे आई इडियट में आया ना, इंफॉर्मेशन में सब जगह ई आ रहा है ना, यहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन आई आता है, इसीलिए इंडाइट होता है। किसी का नाम ऑफिशियली किसी क्राइम में डाल देना, इसका मतलब एफआईआर वगैरह में उसका नाम डाल देना, है ना, वो हुआ इंडाइट। देखो इसके मीनिंग में देखो जरा, देखो डोमिसाइल, द प्लेस और कंट्री ऑफ रेसिडेंस विच इज लीगली और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, निवास स्थान। यूथनेशिया, मर्सी किलिंग, दया मृत्यु। एक्सट्रेडिशन, द एक्ट ऑफ मेकिंग समवन रिटर्न फ्रॉम अनदर कंट्री फॉर ट्रायल, ट्रायल मतलब केस जो चलाते हैं, ठीक है। ट्रीजन और सेडिशन, देखो दोनों ही एक तरह से बात बराबर है, लेकिन ट्रीजन का एक्चुअल मीनिंग है द क्रिमिनल एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू योर कंट्री, देशद्रोह। सेडिशन, इंस्टिगेटिंग पीपल टू एक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बात तो बराबर है यार। डेनिजन, अ पर्सन और एनिमल और प्लांट, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट that lives or is found in a particular place, जो एक पर्टिकुलर स्थान में रहता है वो डेनिजन कहलाता है। एक्स पार्टी, इन द इंटरेस्ट ऑफ वन साइड ओनली, सिर्फ एक साइड के पक्ष में, एक पक्ष या एक तरफा। इंडाइट इज ऑफिशियली चार्ज समवन विथ अ क्राइम, अभियोग लगाना। देखो जैसे मैंने ये कहा ना, जैसे आप मान लो जब नीरव मोदी फंसा, जानते हो उसका जब स्टेटमेंट हुआ तो ही इंडाइटेड नॉट लेस देन 1 dozen बैंक ऑफिसर्स अप टू द टॉप मोस्ट लेवल।
ही इंडाइटेड अराउंड 1 dozen बैंक ऑफिसर्स। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लेवल के पोस्ट के बैठे हुए बैंक ऑफिसर्स। तो व्हाट इज इंडाइट? ऑफिशियली उनका नाम आ गया ना, जिसका जिसका नाम वो बकेगा उसका नाम आ जाएगा ना, है ना, FIR में, वही तो इंडाइट है। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, जल्दी से फटाफट देखो तो। चलो शुरू करें। प्लेस वेयर आर्म्स, आर्म्स का मतलब बेटा होता है हथियार, आर्म्स का मतलब हुआ हथियार। प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट का मतलब आर्सेनल या आर्मरी। देख लो, आर्सेनल या आर्मरी का मतलब होता है हथियार रखने का जो होता है ना स्थान, जहां पे आप सारे असला बारूद वगैरह रखती है हमारी सरकार, उसको आर्सेनल या आर्मरी कहते हैं। ठीक है, 42 बेटा ये भी हमने पहले आपको उसके ऑप्शन में करवाया हुआ है। क्या है? टेलिंग अ लाई अंडर ओथ, जब आप शपथ लेके झूठ बोलते हो कोर्ट में, और अगर उसका सबूत मिल गया आपने झूठ बोला है, तो कोर्ट में आपके खिलाफ परजुरी का केस चल सकता है। परजुरी का मतलब होता है शपथ लेकर, एफिडेविट में भी अगर आप कहते हो ना, एफिडेविट में था मैम, वहां पर थोड़ी बोला था मैंने, एफिडेविट भी शपथ पत्र होता है बेटा। एफिडेविट का हिंदी क्या है? शपथ पत्र। ठीक है, नेक्स्ट आओ, फॉलोइंग और वॉचिंग समवन इन अ थ्रेटनिंग वे इज स्टॉकिंग। क्या है? किसी को आप फॉलो कर रहे हो या देख रहे हो, किस तरह से? थ्रेटनिंग वे में, मतलब उसका पीछा कर रहे हो। कई बार देखते हो ना, कई लड़के लड़कियों का पीछा करते हैं। ठीक है, हम लोग अपने समय में कभी उतना ध्यान नहीं देते, दूर पीछे कर रहा करने तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन बेटा जब आजकल मीडिया इतना अलर्ट हो गया है तो पता चल जाता है कोई क्या होता है कहीं पर। पता है दिल्ली में ऐसे एक लड़का स्टॉक करता था एक लड़की को, और एक दिन उसका जब वो बार बार उससे बात करने की कोशिश करता था, तो लड़की हमेशा झड़क देती थी उसको। एक बार और झिड़क दी उसको, उसने क्या किया, उसको चाकू से बहुत बुरी तरह से बीच सड़क में मारा है। तो रिमेंबर, ये कोई ऐसा छोटा मोटा चीज नहीं है, ये थ्रेटनिंग वे में किसी को पीछा करना या उसको देखना होता है। देखो ध्यान से, क्राइम ऑफ लिविंग ऑन द स्ट्रीट एंड आस्किंग पीपल फॉर मनी इज, ध्यान से सुनो बेटा, जो हम लोग बेगर्स को पैसा देते हैं ना, बेगर्स को जो पैसा देते हैं वो भी गलत है। पता है क्यों? बिकॉज जो ये बेगरी है ना, जिसको कहते हैं वेगरेंसी, बेटा बेगरी तो सबको पता है, बेगरी सबको पता है, बेगरी सबको पता है, लेकिन ये बेटा वर्ड जो है ना, एग्जैक्ट वर्ड उसको कहते हैं वेगरेंसी। ठीक है, जो वेगरेंसी है वो क्या है? सड़क पे रहना और पैसे मांगना, इसको वेगरेंसी कहते हैं, जिसको बेगरी भी कहते हैं, है ना। तो बेगरी बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, याद रखना। भीख मांगने का जो क्राइम है बेटा, ये क्राइम है, ध्यान रखना। अ पीस ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनो, कोई पीस ऑफ लैंड है, उसका कोई माँ बाप नहीं है ना, मतलब सब लोग मर गए हैं, या कोई है भी उसका वारिस, तो उसके वारिस को ही पता नहीं है। जैसे क्या हुआ ना, गिरिडीह के पास ही डुमरी है, तो डुमरी में हमारा काफी लैंड है, और वहां पे कुछ लैंड ऐसे शेयर हुआ है, जैसे कुछ सरकार का था कि नहीं कुछ लैंड ही रख सकते हो आप लोग, बाकी लैंड को बांटना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी बसे हुए हैं वहां पे, जिनका सरकार ने दे दिया है, हमारा ही लैंड लेके दे दिया है। जिस समय वो जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ था ना, तो बहुत सारा लैंड हम लोग से ले लिया गया था, हमारे पूर्वजों से मतलब। लेकिन मेरे चाचा के पास पूरा हिसाब था कि कौन सा पीस ऑफ लैंड है जो सरकार ने दिया नहीं है, बस ये लोग अपना धीरे धीरे बढ़ाते गए और हमारे लैंड पे आ गए, है ना। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि मेरे चाचा जो थे बीच वाले, उनका डेथ हो गया, तो अब तो हमें पता ही नहीं है कि वो पीस ऑफ लैंड हमारा है कि नहीं है, क्योंकि मेरे फादर का डेथ तो बहुत पहले हो चुका था। अब जो चाचा जिनके पास जानकारी थी वो भी चले गए, तो इसका मतलब है वो अनक्लेम्ड पीस ऑफ लैंड है। तो क्या है वो वेफ है बेटा, अनक्लेम्ड पीस ऑफ लैंड, जिसका माँ बाप नहीं है ऐसा जमीन, वो वेफ है। और जिसका माँ बाप नहीं है ऐसा बच्चा, तो बेटा वो भी वेफ है, जिसका सिनोनिम है फाउंडलिंग।
वो भी वेफ है, और उसका सिनोनिम क्या है? फाउंडलिंग। देखो, अब आओ नेक्स्ट, रीडिंग और यूजिंग मैसेज और डेटा विदाउट वंस नॉलेज। जब आप किसी के पासवर्ड को क्रैक कर लेते हो और उसके मैसेज को रीड करते हो या उसके मेल्स तक पहुंच जाते हो, उस प्रोसेस को हैकिंग कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट आओ, you dash if you plan together to do some offense, you hatch a conspiracy। याद रखना, आप ये जो कॉन्स्पिरसी है ना, ये हैच, बेटा हैच जो होता है ना, हैच का मतलब जैसे अंडा फूट के बच्चा निकलना। द एग्स आर हैचिंग, मतलब एग्स से, अंडा से फूट के बच्चा निकल रहा है ना, तो एग्स आर हैचिंग कहते हैं। देखो ध्यान से, हैच का मतलब होता है अंडा फूट के बच्चा निकलना। सुनो, अगर आप कोई प्लानिंग करते हो, कोई क्रिमिनल, नॉट आप, कोई क्रिमिनल किसी के साथ मिलके ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है बेटा गुनाह, कोई गुनाह को करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ही इज हैचिंग अ कॉन्स्पिरसी। क्लियर हो गया? देखो 48, आर्सेनल और आर्मरी, अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स सच एज गन्स एंड एक्सप्लोसिव, युद्ध सामग्री का भंडार। परज्यूरी, द एक्ट ऑफ टेलिंग अ लाई इन द कोर्ट और व्हेन अंडर ओथ, झूठी गवाही या शपथ भंग, या शपथ भंग जो होता है वो परज्यूरी होता है। स्टॉकिंग, टू फॉलो अ पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ फ्राइटनिंग और एनोइंग वे, किसी का ऐसे पीछा करना कि वो डरे या परेशान हो जाए। वैग्रेंसी, द स्टेट ऑफ बीइंग होमलेस, बेघर होना। ठीक है, यहां कुछ अलग सा होना चाहिए था, बेघर होने की अवस्था। ऐसे होना चाहिए था, शपथ भंग है ना, आगे होना चाहिए था। वेफ, एनीथिंग फाउंड बट नॉट क्लेम्ड। लावारिस, वस्तु, जमीन इत्यादि। अ पर्सन, स्पेशली अ चाइल्ड हु इज होमलेस, बेघर बच्चा। हैकिंग, to use a computer to get information stored in some other computer without permission, and hatch conspiracy का मतलब to make a secret plan to do something that is usually illegal or harmful। ठीक है, क्लियर? देखो तो नेक्स्ट, एक बार जल्दी से रीड करो तो। शुरू करूं? चलो देखो ध्यान से। द जज डैश इन द ओपन कोर्ट। देखो बेटा, जो वर्डिक्ट है ना, उसको हम अगर ओपन कोर्ट में फैसला सुनाते हैं तो प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, अगर याद रखना कि 49 में आप अगर ऐसे होना चाहिए था, जैसे ये जो वर्डिक्ट है ना, ये यहां नहीं आना चाहिए था, ये गलत कर दिया है। प्रोनाउन, जो वर्डिक्ट है वो यहीं पर होना चाहिए था। तो ओपन कोर्ट में फैसला सुनाना को क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। बोलोगे मैम अभी तक तो प्रोनाउंस का मतलब हम लोग समझते थे, प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना। बेटा उच्चारण करना नहीं होता, खाली उच्चारण करना तो इंग्लिश में होता है। कोर्ट के मामले में प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? ओपन कोर्ट का मतलब बेटा पूरे खुले आम कोर्ट में, मतलब ये नहीं कि आपका ऑर्डर आ जाएगा आप बाद में देख लेना, ये नहीं चलता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अ लीगल डॉक्यूमेंट इन विच यू स्टेट हु शैल रिसीव योर प्रॉपर्टी इज। एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें आप तय करते हो कि आपकी प्रॉपर्टी कौन लेगा, है ना, आपके प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा, वो लीगल डॉक्यूमेंट को कहते हैं हम क्या? वसीयत। ठीक है, वसीयत,
उसको विल कहते हैं बेटा। वसीयत को इंग्लिश में विल कहते हैं। विल यहाँ पे वो शाल और विल वाला विल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अ प्रोसेस ऑफ सेटलिंग अ डिसएग्रीमेंट बाय कीपिंग पीपल फ्रॉम बोथ साइड और एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू सेटल द मैटर इज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो लोगों के बीच में किसी तरह का मतभेद हो गया हो, ताकि दोनों पार्टी से कुछ लोगों को बिठा के इस मामले को सुलझाया जा सके। इसका वर्ड का मतलब होता है मध्यस्थता करना, है ना। तो आर्बिट्रेशन और मेडिएशन का मतलब ही होता है मध्यस्थता। आर्बिट्रेशन और मेडिएशन का मतलब होता है मध्यस्थता। देखो, पेमेंट मेड बाय हस्बैंड और वाइफ टू हिज और हर स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होता है? वाइफ या हस्बैंड। आफ्टर डिवोर्स, बेटा डिवोर्स होने के बाद, डाइवोर्स नहीं कहते उसको, डिवोर्स कहते हैं, ठीक है। डिवोर्स होने के बाद, डिवोर्स होने के बाद जो आप एक मुश्त पैसा देना पड़ता है वाइफ को, जनरली वाइफ को दी जाती है ये हस्बैंड के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? उसको एलिमनी कहते हैं, ठीक है। क्लियर? अब आओ, जो हस्बैंड रेगुलर खर्च के लिए, छोटा मोटा चीज जो रोज का छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको पिन मनी कहते हैं। सो पिन मनी वाइफ को हस्बैंड देता है छोटे मोटे खर्च के लिए, और एक बार जब डिवोर्स हो जाए तो जो एक मुश्त रकम दी जाती है उसको एलिमनी कहते हैं। बेटा अगर केस चलता रहे तो मेंटेनेंस दिया जाता है, यानी गुजारा भत्ता जो होता है ना, मेंटेनेंस। बेटा मेंटेनेंस मत बोलना, वो स्पेलिंग आप लोग गलत कर देते हो, वो होता है मेंटेनेंस। कुछ लोग कहते हैं मैम मेंटेन है तो मेंटेनेंस होगा, नहीं, मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस होता है बेटा गुजारा भत्ता। केस चल रहा है तो गुजारा भत्ता, ठीक है। और जब खत्म हो गया केस और तलाक हो गया तब एलिमनी। देखो, चलो नेक्स्ट। द अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन इन अ विल इज। वसीयत में यहां विरासत की बात हो रही है बेटा। तो लेगेसी क्या है? विरासत है। जो मनी या प्रॉपर्टी, अब जैसे राहुल गांधी, उसको गांधी नाम ही विरासत में मिल गया, है ना, तो वो दैट इज कॉल्ड विरासत, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। आ जाओ नेक्स्ट, देख लो इसको। हो गया? चलो, प्रोनाउंस द वर्डिक्ट का मतलब गिव अ जजमेंट। देख लो, विल अ लीगल डॉक्यूमेंट मेंशनिंग हु विल इनहेरिट द लेगेसी, यानी जो वसीयत में होता है कि भाई विरासत किसको मिलेगा, वो वसीयत कहलाता है विल। आर्बिट्रेशन और मेडिएशन, प्रोसीजर इन विच अ डिस्प्यूट इज सबमिटेड by agreement of the parties to one or more impartial individuals। मतलब ऐसा एक प्रोसीजर जिसमें जो एक डिस्प्यूट होता है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू सबमिट होता है कि भाई कौन सा मतलब एक इम्पार्शियल आदमी बीच में बैठता है, यानी कि जो किसी के पक्ष में नहीं है, ठीक है। एलिमनी, मनी पेड टू वाइफ और हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स, इसको हर्जाना कहते हैं। पिन मनी, अ स्मॉल सम ऑफ मनी फॉर स्पेंडिंग ऑन इन एसेंशियलिटी, यानी छोटे मोटे खर्चों के लिए दी जाने वाले पैसे। एंड लेगेसी, मनी और प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समवन आफ्टर अ पर्सन डाइज, विरासत। देखो खत्म, देख लो, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया।